चलिए आज बात करते हैं भारत के परमाणु शक्ति बनने के उस सफर की। एक ऐसी कहानी जिसमें विज्ञान भी है, जासूसी भी और जबरदस्त जियोपॉलिटिकल ड्रामा भी। और कमाल की बात यह है कि इस सब की शुरुआत हुई रेगिस्तान के बीच बसे एक छोटे से गांव से। वो तारीख थी 18 मई 1974 और जगह राजस्थान का थार रेगिस्तान पोखरण। इसी दिन भारत ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और खुद को परमाणु शक्ति वाले देशों की उस खास लिस्ट में शामिल कर लिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, जब ये टेस्ट कामयाब हुआ तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक एक बहुत ही छोटा और सीक्रेट मैसेज पहुंचाया गया। जानते हैं क्या? सिर्फ 3 शब्द, बुद्धा मुस्कुराए हैं। बस यही कोड था। यही इस बात का सिग्नल था कि भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? एक देश जिसकी नींव ही महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर रखी गई, आखिर उसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इस क्यों का जवाब हमें उस वक्त के माहौल में मिलता है। भारत उस दौर में अपने पड़ोसियों से लगातार मिल रही चुनौतियों से जूझ रहा था। हालात ऐसे बन गए थे कि उसे अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। शुरू में तो प्रधानमंत्री नेहरू और महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का विजन एकदम क्लियर था कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए होगा, जैसे बिजली बनाना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हालात बदलते हैं। बॉर्डर पर खतरे बढ़ने लगे और इसने पूरी सोच को ही बदल दिया। जो शांतिपूर्ण परमाणु का सपना था, वो अब देश की रक्षा की जरूरत बनता जा रहा था। अब जरा 60 के दशक को देखिए। ये दशक भारत के लिए बहुत मुश्किलों भरा था। पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। फिर 2 साल बाद ही 1964 में चीन एक न्यूक्लियर पावर बन गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1971 की जंग के दौरान तो अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जंगी जहाज भारत की तरफ भेज दिए। तब ये एकदम साफ हो गया कि भारत को किसी भी हाल में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। इन सब घटनाओं ने एक मजबूत ढाल, एक पावरफुल डिटरेंट की जरूरत को और भी ज्यादा जरूरी बना दिया था। तो इन्हीं सब खतरों को देखते हुए भारत ने चुपचाप गुप्त रूप से अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। और ये कोई आम मिशन नहीं था। ये एक ऐसा मिशन था जिसे पूरी दुनिया की नज़रों से और खासकर वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी से हर हाल में छिपाकर रखना था। आप अंदाजा लगाइए कि यह मिशन कितना सीक्रेट था। इतना कि सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कुछ गिने चुने टॉप साइंटिस्ट्स को ही इसकी खबर थी। अरे, देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। 75 वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम किया और ये पक्का किया कि किसी को भी इसकी हवा तक न लगे। तो जब टेस्ट कामयाब हो गया, भारत ने दुनिया के सामने इसे एक हथियार के तौर पर पेश नहीं किया। नहीं, इसे नाम दिया गया शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, यानी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या PNE। ये एक बहुत ही सोचा समझा डिप्लोमैटिक मूव था, ताकि दुनिया भर से जो रिएक्शन आने वाला था उसे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो मैसेज था दुनिया के लिए, वो बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि भारत का इरादा हथियार बनाने का नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अब भारत ऐसा कर सकता है। तो ये एक तरह से शांति की बात भी थी और एक छिपी हुई वार्निंग भी। और जैसा कि उम्मीद थी, भारत के इस टेस्ट की खबर से पूरी दुनिया में, खासकर पश्चिमी देशों में, मानो भूचाल आ गया। चारों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं और भारत को फौरन गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ा। देखिए, उस वक्त ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर एक ट्रीटी पे टिका था जिसका नाम था NPT, यानी परमाणु अप्रसार संधि। इसका सीधा सा मकसद था कि परमाणु हथियारों को और देशों तक फैलने से रोका जाए। लेकिन भारत ने संधि पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि भारत का मानना था कि ये ट्रीटी भेदभाव करती है। ये दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती थी, हैव्स और हैव नॉट्स। मतलब 5 देश जिन्होंने पहले टेस्ट कर लिए थे वो तो हथियार रख सकते थे, लेकिन बाकी सब पर पाबंदी। इसे कई आलोचकों ने न्यूक्लियर अपार्थाइड यानी परमाणु रंगभेद तक कह दिया था। और फिर शुरू हुआ नतीजों का दौर। सबसे पहले तो कनाडा, जिसने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में शुरुआती मदद की थी, उसने सारे रिश्ते तोड़ लिए। इसके बाद भारत को अलग थलग करने के लिए ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बनाया गया और आखिर में भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। पूरी कोशिश थी कि भारत को दुनिया में अकेला कर दिया जाए। लेकिन इन सब दबावों के बावजूद भारत रुका नहीं। अब कहानी आगे बढ़ती है
और हम पहुंचते हैं 1990 के दशक में। इस बार भारत एक और, बल्कि और भी ज्यादा निर्णायक टेस्ट करने की तैयारी कर रहा था, और ये प्लान पहले से भी कहीं ज्यादा जोखिम भरा था। हुआ ये था कि 1995 में एक कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट्स ने उसे पकड़ लिया था और फिर अमेरिका के दबाव में वो प्लान रोकना पड़ा। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि आसमान से 24 घंटे नजर रख रही इन सैटेलाइट्स की आंखों में धूल झोंककर भारत दोबारा टेस्ट कैसे करेगा। और जो प्लान बनाया गया वो सचमुच किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं था। हमारे साइंटिस्ट्स ने आर्मी की यूनिफॉर्म में काम किया ताकि किसी को शक न हो। ज्यादातर काम, जैसे खुदाई वगैरह, रात के अंधेरे में होता था, और जैसे ही सैटेलाइट के गुजरने का टाइम होता, सब कुछ फटाफट छुपा दिया जाता था। कमाल तो ये है कि ध्यान भटकाने के लिए पास में एक क्रिकेट टूर्नामेंट तक ऑर्गेनाइज करवा दिया गया था। सोचिए जरा। सीक्रेसी का लेवल आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मिशन के हेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। टीम में हर कोई एक दूसरे को कोड नेम से ही बुलाता था ताकि किसी की भी असली पहचान बाहर ना आ पाए। तो इन सब जबरदस्त तैयारियों के बाद भारत अपने न्यूक्लियर सफर के सबसे अहम मोड़ के लिए तैयार था। और फिर आया मई 1998, जब भारत ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी और साहसी घोषणा की। 11 और 13 मई 1998, इन 2 दिनों में भारत ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। और इस बार कोई शांतिपूर्ण विस्फोट वाली बात नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। भारत ने डंके की चोट पर खुद को एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फौरन ये साफ किया कि देखिए, ये हथियार किसी पर हमला करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के लिए है। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, ये एक ढाल है, तलवार नहीं। और भारत ने इस बार अपना डिप्लोमैटिक होमवर्क भी पूरा कर रखा था। जब दुनिया भर से संधियों को तोड़ने के आरोप लगे तो भारत के पास हर सवाल का जवाब तैयार था। क्या सीटीबीटी का उल्लंघन हुआ? नहीं, क्योंकि टेस्ट तो अंडरग्राउंड थे। एनपीटी, उस पर तो हमने कभी साइन ही नहीं किया। और एनएसजी के नियम, वो भी नहीं तोड़े, क्योंकि सब कुछ, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से भारत में बनी थी, स्वदेशी थी। तो पोखरण की ये कहानी भारत के इरादों की, उसकी स्ट्रेटेजिक सोच की एक जबरदस्त मिसाल है। लेकिन जाते जाते ये एक बहुत बड़ा सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाती है कि क्या परमाणु हथियारों से लैस इस दुनिया में शांति का रास्ता सिर्फ एक दूसरे को तबाही का डर दिखाकर ही मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी पूरी दुनिया में बहस जारी है।